कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि आप जिन बच्चों को गोद लिए हैं उनकी फीस नहीं दी जा रही, तो इस पे प्रणव भैया ने ऑलरेडी लाइव किया है, अखिलेश जी ने भी किया है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, मैं कितनों को गोद लिया हूँ और कितनों को क्या जाता है नहीं जाता है ये मुझे पता है और मेरा ज़मीर जानता है। मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन मेरे पीछे क्या गेम कर रहा है नहीं कर रहा है। आज मैं जो पहल स्टार्ट किया, आज हर आदमी पहलों कर रहा है ना, गरीबों को खाना देना, कपड़ा देना, घर देना या गरीबों को गोद लेना। इससे खेसारी से पहले तो किसी स्टार ने नहीं की थी। जी बिल्कुल सही बात है। आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला तो आदमी हूँ नहीं मैं, जी लेकिन मैंने स्टार्ट किया लोगों को दान करना, लोगों का हेल्प करना, लोगों के दुख में जाना, लोगों के दुख का हिस्सा बनना। तो आज सब लोग उस दुख का हिस्सा बन रहे हैं, तो मेरी तो जीत है ना। जी अब लोगों को लगता है कि क्या है क्या नहीं, तो वहाँ वो स्कूल जानता है कि मैं क्या देता हूँ और वो मास्टर जानता है। हमें कहने का मतलब कि अगर ऐसे ही लोग बदनाम करते रहेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि फिर दोबारा कोई हेल्प करने की कोशिश करेगा। मैं उन परिजनों से भी कहूँगा कि अगर किसी को लगता है, ये बताइए आज उस लड़कों को मैंने सहारा दिया तभी तो ये विवाद हुआ। जी अगर मैं नहीं गया होता और मैं उस जगह का हिस्सा नहीं बना होता तो शायद ये विवाद भी नहीं होता। जी तो मैंने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े प्यारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो भी अच्छे इंसान हैं। सबको मेरे तरफ से शुभकामना है कि उनको जितना बदनाम करने का लगता है वो मुझे करके दिखाएं। मुझे रोकने के लिए बहुत पावर चाहिए, क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान हूँ और मैं हमेशा सच्चाई की तरफ रहता हूँ। 6 महीना में अच्छी बताइए कि 6-7 महीने से तो स्कूल ही बंद है, जी तो कहाँ फीस दूँ? मैं से रोड पे फेंकते रहूँ फीस? नहीं, बिल्कुल सही बात फीस तो आज 8-7-8 महीने से स्कूल हर जगह बंद है, है। जी तो कहीं ना कहीं हम रोड पे फीस फेंकते तो नहीं रहेंगे ना। जी मेरा मानना, जिनको जो बोलना है बोलें, जिनको काम नहीं है सर वो क्या करेगा, कोई तो काम कर रहा है। आज बताइए कि मेरे पीछे कोई बोल रहा है तो बुरा कैसे है? बशर्ते ठीक है उसका काम है बोलना। मैं अपने चीज़ों को ऐसा थोड़ी है जो उसके कहने से मैं किसी को हेल्प करना बंद कर दूंगा। जितना लोगों को बोलता है, कम से कम ये देख कर लोग आज दान तो करने लगे, नहीं तो कोई दान तक नहीं करता था। कलाकार को किसी पब्लिक से लेना देना ही नहीं होता था सर। जिस तरीके से आप बाढ़ पीड़ितों को मदद करते हैं, ठंडी में कंबल बांटते हैं, और तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज जो गलत तरीके से आपको प्रमोट करते हैं, एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते अच्छा ये बताइए, गलत तरीके से प्रमोट करने वाले तो 1 ही 2 लोग होंगे, हैं? जी लेकिन मुझे प्यार करने वाले करोड़ों में हैं। जी तो मैं उन 2 लोगों के बातों को लेकर मैं करोड़ों का हेल्प करना बंद कर दूं, ये तो मेरे नेचर में नहीं है। कि 2 लोग, देखिए हाथी हूँ मैं और मैं चलूँगा और मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। बाकी जो भौंकने वाले हैं भौंके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उनके लिए सोचता ही नहीं। मैं सोचता उनके लिए हूँ जिन्होंने मुझे मोहब्बत देकर यहाँ तक बढ़ाया है। तो मैं चंद चीज़ों के लिए, जो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं तो सर न्यूज़ ही नहीं देखता, मैं फेसबुक तक नहीं चलाता। कुछ लोगों ने मेरा नंबर वायरल कर दिया, तो मैं वो नंबर ही दूसरे मोबाइल में डाल के उस मोबाइल को बंद कर दिया। दूसरा नंबर से आज सबके वहाँ जिसका नंबर सेव है मेरे पास आता है जाता है। जिससे मुझे बात करनी है वो मुझे पता है किससे मुझे बात करनी है। तो जितना नंबर वायरल करना है भाई तुम लोग कर दो, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं अपने काम में इतना बिजी होता हूँ कि 24 घंटा मोबाइल लेके तो बैठता नहीं हूँ, और मेरा काम देखने वाला कोई और है। तो जिनको ज़रूरत है खेसारी की वो अपने आप वो संपर्क वहाँ करेंगे। सोनू जी हैं, विवेक जी हैं, तो सारे लोगों से मिल के काम तो हमारा हो ही रहा है। किसी के नंबर वायरल करने से मेरा काम बंद थोड़ी होने वाला है, और मैं परेशान थोड़ी होने वाला हूँ, नहीं होने वाला हूँ। इसलिए नहीं होने वाला हूँ कि मैं 1 2 3 4 5 लोगों के बोलने से मेरी जीवन तो नहीं चलती है। मुझे मोहब्बत देने वाले करोड़ों में हैं, 5 लोग भौंकने वाले हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? भौंकने दीजिए, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अब छोटी छोटी चीज़ों पर फ़र्क डालना शुरू करूँगा। तो मेरा पोजीशन अब वो नहीं है कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर किसी से लड़ जाऊं, किसी से झगड़ जाऊं। और मैं हेल्प जो करने वाली चीज़ें हैं, मैं किसी को क्या देता हूं नहीं देता हूं ये मेरा ज़मीर जानता है, और मैं जानता हूं, मेरे अपने जो लोग हैं वो जानते हैं। और इनके कहने से, किसी के कहने से मेरे ज़मीर को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जितना बदनाम करना है कोई कर दे। सब सीता इतनी बड़ी, हमारी रामायण की सबसे बड़ी अनमोल रतन न सीता थी, उन पे भी आचरण लगाने वाले लगाए ना, जी ऐसा तो नहीं। तो जब भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा, भगवान को भी दोषी बना दिया, तो हम तो इंसान हैं। और ऐसे क्षुद्र लोग आएंगे आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। ऐसे भौंकने वाले हजारों आपके आएंगे, लेकिन आपका रास्ता कुछ अलग है। आप अपने रास्तों के मत छोड़िए, इनको भौंकने दीजिए। जितना भौंकना है ये भौंकेंगे, शांत हो जाएंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सीधा आदमी हूँ। किसी और के लिए भौंकेंगे तो अपने आप ये आदत बनी रहेगी तो अच्छी रहेगी ना। मैं तो बिगाड़ता हूँ,
मैं आदतों में लाता हूँ। नहीं बोलने का कारण मेरा यही है कि आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। मैं नहीं बोलूँगा तो शायद ये, अगर आपके नेचर में ये चीज़ें रहेगी तो आप किसी को ऐसा ही बोलोगे, तो हर आदमी खेसारी तो नहीं है, तो फिर आपका अपना खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल के हो और क्या हो। तो चंद लोगों की बातों के लिए मुझे प्रेशर नहीं रहता है। मैं बड़ा मस्त मौला आदमी हूँ। हमार जो जीवन बना, हम विवादे में रही ले भाई, हम विवादे में रही ले। रीज़न ये बाजे, जब आप अच्छा करिएगा भाई तो आपको झेलना पड़ेगा, ये दिमाग में रख लीजिए। आप जब अच्छा करिएगा, पत्थर साधुओं पे चलता है सर, क्रिमिनल पे किसी की औकात नहीं है पत्थर चलाने की। क्रिमिनल पे पत्थर नहीं चलता है, पत्थर साधु पे चलता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो ढोंगी है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो मेरे भगवान मेरी जनता है और मैं उन जनता से जुड़ा हूँ। इनको लगता है कि मैं नाटक करता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम भी नाटक करके अपना नाम कर लो यार। तुम भी नाटक करोगे तो उस नाटक के बदौलत कम से कम 2-4-10 लोगों का भला तो हो जाएगा। तो तुम भी नाटक करो, और वो नाटक शुरू हो गया है। अब सब लोग भाई सामग्री बांटना शुरू कर दिए हैं। आज के डेट में सब लोग बाढ़ पीड़ितों के पास जाना शुरू कर दिए हैं, सब लोग गरीबों का दान करना शुरू कर दिए हैं। तो गोद लेने की भी प्रक्रिया होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो मुझे गाली देता है उसी को गोद ले लेते हैं। अब उनको क्या कहिएगा भाई? अगर हाँ हैं, यहाँ धरती पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे इंडस्ट्री के ही लोग हैं, जो मुझे गाली देगा वो उनके गोद में जा सकता है भाई, तो वो खुद ही उनको गोद लेता है। तो मैं गरीबों को गोद लेता हूँ, मैं असहाय लोगों को गोद लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो खेसारी को तुम गाली दे दो मेरे गोद में बैठ जाओ, तो ठीक है ना, अच्छी बात है भाई। किसी को गोद ले रहा है ना आदमी, कम से कम वो विचारधारा तो दिमाग में आया कि आप किसी को गोद ले रहे हो, भले वो नाजायज करता है लेकिन आप गोद में तो ले रहे हो। तो यहाँ पत्थर साधु पे ही चलता है, कोई क्रिमिनल पे नहीं चलता है। तो अच्छा बात है ना कि मैं उस विचारधारा में हूँ। कम से कम सर कुछ तो कर रहा है वो मेरे लिए, अपना काम छोड़ के। आप इसको, आदमी को जो भी मेरे बारे में जो भी बोलता है उसको तो पूजना चाहिए, मुझे उसको तो पूजना चाहिए। इसलिए पूजना चाहिए कि जो आदमी अपना काम धंधा छोड़ के, अपना कैरियर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के और मेरे बारे में सोच रहा है, ये कितनी बड़ी बात है सर। तो ये दुनिया है और ये दुनिया बोलेगी, और दुनिया, पूरी दुनिया नहीं बोलेगी। कुछ लोग हैं जो अच्छे इंसान हैं, इन दुनिया से सबसे अलग हैं वो, उनके विचारधारा में मैं नहीं आता, तो शायद वो मेरे बारे में जो भी बोलना है बोलेंगे। अच्छी बात है, कहाँ बुरा है? मैं किसी की बातों को बुरा मानता ही नहीं। सबको समय बता देता है सर, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल वो समय आएगा, ये भी कि मुझे लगता है कि हाँ वो समय ज़रूर आएगा जब वो उस जगह पे खेसारी नहीं कोई और होगा, और वो विधि जो मेरे साथ हो रही है वही विधि उसके साथ होगी। तो शायद वो खेसारी बन के नहीं, कुछ और बन के उनका हिसाब करेगा। इसीलिए मैं चुप रहता हूँ कि भाई ये आदतें अपने दिमाग में रखो, आज नहीं तो कल फिर किसी के लिए तुम बोलोगे और वही चीज़ें तुम्हारे साथ होगी। अच्छा भैया, होली प्रयागराज में आज की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इन चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रयागराज जो जगह है वो आस्था का परिकाष्ठा है। कहीं ना कहीं यहाँ जिधर जाइए उधर आपको एक मंदिर मिलेगी। तो हमारे लिए बड़ा, हम जब भी निकलते हैं तो कम से कम 10 मंदिर सामने होती है और भगवान का दर्शन करते हुए निकलते हैं। और आशिकी को एक आस्था की जगह पे ही हमें बनाना था और हमने कोशिश भी की, और आज वो संपूर्ण रूप से अच्छा हो भी रहा है। और हमारे पराग पाटिल जिसके डायरेक्टर हैं, अमरपाली दुबे जी हीरोइन है और हम हीरो हैं, और हमारे प्रदीप शर्मा जी जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, सबका योगदान मिल रहा है और बड़ी खूबसूरत सिनेमा बन रही है। फिल्म में आम्रपाली दुबे को लिया गया, पहले 2 गाने उनके साथ आपके थे, एज ए लीड फिल्म में आप कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अमरपाली जी के साथ मेरा बहुत पहले सिनेमा हो गया होता। मुझे लगता है कि राजा बाबू सिनेमा जो बनी थी उसका हीरो पहले मैं ही था, लेकिन टाइमिंग उनकी मिली नहीं, उनका डेट हुआ नहीं। तब तक मेरी डेट कहीं लड़ गई तो मैं कहीं ना कहीं मैं बोला कि सर आप आगे कर लीजिएगा। तो उस सिनेमा का हिस्सा में नहीं बनाने, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत पहले ही अमरपाली जी का और मेरा जोड़ी आया होता। लेकिन फिर उसके बाद सुजनी बनी नहीं हम दोनों की। तो ये होता है ना कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो शायद अभी ही समय था आस्की के लिए, और वो समय मिला अमरपाली जी का, और चीज़ें हो रही हैं और बड़ा खूबसूरत सिनेमा बन रहा है। क्योंकि अमरपाली जी अद्भुत एक्ट्रेस हैं, और इनके साथ काम करने का एक सबसे बड़ा मज़ा ये है कि वन टेक चीज़ें होती है और बड़ा मज़ा आता है। और जब कोई परफॉर्मर आपके सामने होता है ना, तो खुद को इंसान 100% नहीं 110% देने की कोशिश करता है। तो सामने वाला जब 100 कर रहा है ना, तो कोशिश करता है आदमी 110% हम करें, तो वो मज़ा आता है। तो कुछ करने की इच्छा होती है, और
फिर वो चीज़ें बड़ी होने लगती है। हमारा डायरेक्टर अगर इतना सोचा है तो हम उसको अपने परफॉर्म से इतना बड़ा कर देते हैं चीज़ों को, तो वो बड़ा बेहतर होता है। तो अगर समझदार एक्टर आपके सामने खड़ा है तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी होगी। पहले आपके साथ काजल राघवानी की चर्चा थी आस्की के लिए, लेकिन अभी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, कोई साइन ही नहीं हुआ था। सब चीज़ें अपने लेवल पे थी, क्योंकि हमारी कहानी फाइनल नहीं हुई थी और चीज़ें था तो शायद उनका भी कहीं सिनेमा था, उनका भी डेट का पंगा था और मेरा डेट इधर था उनका, और उनके पास डेट शायद नहीं था। तो फिर हम लोगों ने अम्रपाली जी को साइन किया, शायद हमारे प्रोड्यूसर का जो इच्छा था और डायरेक्टर का भी इच्छा था कि एक हमें जो करेक्टर है उसमें एक छोट जाति का करेक्टर है और उसमें फिट बैठना भी चाहिए। सिनेमा के हिसाब से करेक्टर होता है तो शायद चीज़ें वो लोगों को अच्छी लगती है और ये बेहतर सिनेमा होगा। आस्की किस प्रकार की फिल्म होगी? देखिए, कहीं ना कहीं एक जातिवाद जो सबको घेर के रखा है, और वो चीज़ें जब सिनेमा आएगी तो हम बताएंगे रंजन भी आपको, क्योंकि वो एक अलग लेवल का आस्की है। आस्की दीवानगी ऐसी है, मुझे लगता है कि ऐसी दीवानगी किसी आस्की में आपको नहीं मिली होगी। जो जितने भी हिंदी में आस्की बनी है उस सारे आशिकी से ऊपर ये सिनेमा है, क्योंकि प्यार का मतलब ये नहीं कि किसी लड़की के लिए हम जान दे दें और जान ले लें। प्यार का मतलब ये होता है कि एक समाज को भी आईना मिले और उस प्यार के बदौलत सिर्फ उसी को नहीं सबको सम्मान मिले। तो ये एक सिनेमा है कि समाज को भी एक सम्मान की तरफ ये सिनेमा लेकर जाएगा और एक अपने जिससे वो प्यार करता है उसको भी लेकर जाएगा। अच्छा खेसारी जी, एक बात बताइए कि भोजपुरी फिल्मों के इस दौर में 20 साल, तकरीबन 20 साल हो गए, लेकिन वो आज तक स्थापित नहीं हो पाया। जैसे साउथ की इंडस्ट्री स्थापित है, बंगाल की इंडस्ट्री स्थापित है, आज मराठी फिल्मों की स्थापित हो गई। तो क्या कारण है कि हम लोगों की इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो पा रही है? सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या है? उसमें कोई दोषी नहीं है और सब दोषी हैं। हमारे कहने का मतलब कि हमारी संख्या तो ज़्यादा है बट हम रिस्क लेना नहीं चाहते। हमारे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है, हमारे सिनेमा को बढ़ावा नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ कि हम अच्छी कहानियों पे काम नहीं करते। ऐसा नहीं है रंजन भैया, आप देखिएगा हमारी कई सारी मूवी आई है, मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, आपके बागी, मैंने बहुत ऐसी सारी चीज़, साजिद चले ससुराल, जान तेरे नाम, मैंने लहू के दो रंग से लेकर मैंने जितनी भी कई सारी फिल्में, कुल्ली। तो जब कहानी पे काम होती है तो हमारी ऑडियंस हमें वो मोहब्बत देती है, बट हमें सिर्फ काम ही करना है, हमें कहानी पे वर्क नहीं करना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। हमारा एक जगह जो है वो मुझे लगता है कि साउथ से भी ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आज इंडस्ट्री साउथ ऊपर इसलिए है क्योंकि वो 100 करोड़ लगाना जानते हैं। तो जब वो 100 करोड़ लगाना जानेंगे तो शायद वो 150 करोड़ कमाना भी जानते हैं। तो जब हम लगाएंगे ही नहीं तो हम कमाएंगे क्या? और हमारे यहाँ 15 दिन में जब कहानी बन जाएगी तो सर कहाँ से वो अच्छी बन पाएगी? उसके लिए 15 महीना लगाना पड़ेगा आपको कहानी पे, आपको मैं कहीं ना कहीं गाने पे। यहाँ तो सिर्फ हीरो का डेट मिला, भाई कुछ भी कर देना है, तो वो चीज़ें होगी तो सब शायद मुझे लगता है कि सबके लिए नुकसानदायक है। तो मैं आज की डेट में खुद ही कोशिश करता हूँ, खुद ही सोचता भी हूँ और कहीं ना कहीं हमारी सोच कामयाब भी होती है। तो मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है और हर डायरेक्टर को सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो कहानी अच्छा लिखेगा, कहानी कुछ नई ताज़ा होगी, उससे समाज को अगर कुछ मिलेगा तो शायद हमारी भी कहानी, हमारी भी सिनेमा बड़े लेवल तक पहुंचेगी। और मैं इसमें नेताओं को भी दोष नहीं इसलिए नहीं दे सकता कि अगर आप उस लेवल के सिनेमा बनाएंगे, जैसे कि मेरी मेहंदी 3 अभी रिलीज हुई तो कई मल्टीप्लेक्स में लगी और बड़े अच्छे रिस्पॉन्स रहे उसके। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छी सिनेमा हम बनाएंगे तो उसका भी भविष्य बनेगा और आज नहीं तो कल हमारी समाज उसको देखेगी। तो कहीं ना कहीं फैक्टर हर आदमी है, उसमें मैं भी फैक्टर हूँ, डायरेक्टर भी फैक्टर है, प्रोड्यूसर भी फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी फैक्टर है और सरकार भी फैक्टर है। इसमें ऑडियंस का 1% का दोष नहीं है। अगर हम जो हिसाब की चीज़ें देंगे मुझे लगता है उसी हिसाब से ऑडियंस हमें प्यार देगी। अच्छा, पहले भोजपुरी फिल्मों का सबसे बड़ा मार्केट बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो पहले शूटिंग होती थी मुंबई में, फिर गुजरात में, अब ज़्यादातर शूटिंग हो रही है यूपी में। बिहार में क्यों नहीं हो रही है? देखिए, बिहार में नहीं होने के कारण व्यवस्था वो बिहार में नहीं मिल पा रहा है। और सब्सिडी मान के चलिए कि जो लोग हैं कि कुछ सब्सिडी से सरकार का हेल्प मिल जाता है तो उनका शूटिंग का खर्चा, जो होटल का खर्चा, जो वहाँ पे बिल पे कर रहे हैं, आज यहाँ खाने का खर्चा, होटल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, क्रेन का खर्चा, मैंने जो चीज़ें खर्चा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार उसको हेल्प कर देता है। तो सब्सिडी का जो जरिया है यूपी सरकार का, वो काबिलियत तारीफ़ है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
इस सरकार को, जिन्होंने सब्सिडी का दौर चलाया और हर आदमी आज सब कहीं ना कहीं कुछ जो फिल्में टूटती थी, जो प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं सब्सिडी के आसरा से लोगों को बचे या ना बचे, लेकिन वो बर्बाद नहीं हो पाते हैं, तो फिर आगे हिम्मत करके वो चीज़ें बनाते हैं। अगर बिहार में भी सब्सिडी का अगर दौर चल गया तो शायद मुझे लगता है कि बिहार में भी सारे लोग शूट करेंगे। अगर वो व्यवस्था उस टाइप की हो गई तो शायद क्यों नहीं बिहार में शूटिंग होगी। सर लास्ट में लिट्टी चोखा के जो प्रोड्यूसर हैं व्यास के, उनके प्रदीप भैया का क्या कहना चाहिए, प्रदीप शर्मा जी के बारे में? लिट्टी चोखा जो सिनेमा है वो भी एक आधारित कहीं ना कहीं रियल सिनेमा है लिट्टी चोखा। और मुझे लगता है कि उससे पहले सैयारा के लिए मेरा सिनेमा रिलीज होने वाला है। कमाल के सिनेमा है, उसमें भी एक आपको ऐसा मैसेज मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा, प्रदीप शर्मा जी की बातें अलग है, निराले आदमी हैं। इनको कहिए कि भैया हमें टैंकर की पानी चाहिए, हमें यहाँ बिछलहर करना है, यहाँ गड्ढा खुनवा देना है, वो आदमी एक बार भी नहीं बोलता कि नहीं, अगर सिनेमा के लिए बेहतर है तो आप करिए। तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ प्रदीप भैया से। लव यू प्रदीप भैया, दिल से। प्रदीप शर्मा जी, दिल से प्रणाम आपको कि ऐसा ही प्यार भोजपुरी सिनेमा के लिए देते रहिए। लव यू। और अगला कौन सा सिनेमा करने वाले हैं उनका? प्रदीप शर्मा जी की मैं लगातार 7 फिल्में साइन किया हूँ, तो मुझे लगता है कि लगातार जब जब बनती रहेगी तब तब मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या कर रहा हूँ। थैंक यू, लव यू।